सीयूईटी 2026 के सभी एस्पायरेंट्स के लिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर केमिस्ट्री के सिलेबस और पेपर एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। 2022 से लेकर 2025 तक का पेपर किस तरीके का रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस दिखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस दिखे हैं, आपकी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पूरे 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट निचोड़ मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा। मालवीय एकेडमी पर 2026 की तैयारी जो है वो उमंग बैच के माध्यम से शुरू हो चुकी है। आप जो है वो इससे जुड़ सकते हैं। मालवीय एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सिलेबस तो सबको पता होगा भाई। जो क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। उन्हीं 10 चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चंस 50 के 50 क्वेश्चन वहीं से आने वाले होंगे। मैं इन्हीं की बातचीत करूंगा अपने वीडियो में। लेकिन एक बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री के कई कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है आपकी। अगर आप क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स में कहीं पर भी लैक करते हैं तो 12th के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, रटोगे। जैसे ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप वहां पर चीजों को नहीं टैकल कर पाओगे। कुछ चीजें होती है केमिस्ट्री में जो कि आपको उलझाती है। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं कि भैया केमिस्ट्री टफ नहीं आती है, केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग आती है। केमिस्ट्री का पेपर कभी टफ नहीं आएगा। केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होगी, जो पेपर में क्वेश्चंस पूछने की जो लैंग्वेज होगी, वो आपको उलझाएगी। वहां से पेपर कंफ्यूजिंग बनेगा और फिर वहां पर आपके लिए चीजें जो होंगी वो निगेटिव में जाएंगी। तो हमको जब भी केमिस्ट्री पढ़ना है तो याद रखना है कि हम लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बना के रखें। उसके लिए एक बेसिक अप्रोच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्लास 11th के जो कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी हैं वो हमको आने चाहिए। इतनी ही बातें हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स को यहां पर डेवलप करने के लिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूं अपनी बातचीत और मैं आपको 22 से लेकर 25 तक की पूरी एनालिसिस दिखाऊंगा। शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं कि आप कुछ कमेंट्स देखो, और ये वो कमेंट्स हैं जो कि बच्चे एग्जाम देकर जब आते थे, 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चों के इस तरीके के व्हाट्सएप पे जो कमेंट आते थे ना, यही सुकून देता था कि हां कुछ चीजें जो हैं वो बच्चों के लिए बेनिफिट की हैं। तो आप ये कमेंट्स देखोगे तो फिर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और बाकी मैं यही कहता हूं कि आप पहले एक बार अच्छे से जांच लो, परख लो, लेकिन एक बार जहां से जुड़ गए वहां से जुड़ गए, फिर वहां को जो है वो ब्लाइंडली आप फॉलो करो। यही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, +5 -1 की मार्किंग स्कीम होती है। 250 नंबर का पेपर होता है यहां पर आपका। ठीक बात यहां पे 2025 में केमिस्ट्री का AIR 1 ईशांत शर्मा जो है वो मालवीय एकेडमी के ही स्टूडेंट रहे। आप उनके शॉर्ट्स, वीडियोस, इवन उनका टॉपर स्टॉक भी आप चाहोगे तो देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 247 पॉइंट समथिंग जो है उनके मार्क्स थे 250 में यहां पर। अच्छा, ये सब बातें क्यों बता रहे हो सर आप? क्या मैं अपनी महानता साबित करना चाहता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी केमिस्ट्री सीख रहा हूं और जो सीखता रहता हूं वो आपको मैं सिखाता रहता हूं। ये सब बातें ऐसी होती हैं कि बताने से आपको जो है वो जो कुछ नए बच्चे होंगे, पहली बार जो मालवीय एकेडमी को देख रहे होंगे, उनके अंदर एक विश्वास आता है। उनको लगता है कि हम एक सही हाथ में हैं और ये जो इंसान में जो मुझे पकड़कर एग्जाम तक लेकर जाने वाला होगा वो अच्छी गाइडेंस देगा, सही गाइडेंस देगा और मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। मैं एक चीज कहता हूं कि मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डेडिकेटली मेहनत करते हो, आप कितने पैशनेटेड हो। ये कतई मैटर नहीं करता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं। मैं तो एक जैसा, मैं तो सबको पढ़ाता हूं। मैंने तो मान लीजिए 2025 में बहुत सारे हजारों बच्चों को वैसे ही पढ़ाया, सेम तरीके से सेम कंटेंट डिलीवर किया। लेकिन एट लास्ट टॉपर सब तो नहीं बन गए, सबका सिलेक्शन तो मैं नहीं करवा पाया। तो अगर मैं सबका सिलेक्शन करवा नहीं पाया तो मैं सिलेक्शन की गारंटी ले ही नहीं सकता हूं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से मेहनत करते हो। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। सबको ये बात यहां पर पता होगी।
फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास जो है वो 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की यहां पर 3 चैप्टर्स यहां पर हैं आपके। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग क्यों जानते हैं, क्यों समझते हैं? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का नाम आते ही मन में लगता है कि न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ मैथमेटिकल बातें लगती हैं, कुछ ग्राफ वाली चीजें फील होती हैं, लेकिन यहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं। न्यूमेरिकल आपके पेपर में टफ नहीं आते हैं, आपके पेपर में लैंग्वेज यहां पर अच्छी बनाई जाती है, क्वेश्चंस के पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाता है, जो यूजुअल तरीका होता है वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, जिसको आप सोचोगे इससे थोड़ा ना आएगा, कभी यहां से थोड़ा ना क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां से वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बना देता है और वहीं हम जाते हैं फंस। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चैप्टर्स आपके बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज बड़ा अच्छा खासा होता है। 2025 में यहां पर लगभग हर चैप्टर से मतलब हर चैप्टर्स कर रहा हूं, तीनों चैप्टर से मिला के 15 से 16 क्वेश्चंस हर एक पेपर में देखे गए हैं। 2025 में टोटल आपके 25 पेपर्स यहां पर हुए हैं। ठीक है, टोटल 25 पेपर, उन 25 पेपर्स में से जो एवरेज आप निकालोगे तो 15 से 16 क्वेश्चंस का एवरेज रहा है। हर एक पेपर का जो पैटर्न है वेटेज वाइज वो यहां पर एक जैसा रहा है, बहुत बड़े वेरिएशंस यहां पर नहीं देखे गए हैं। मैं इसका भी आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, जैसे आप अगर यहां पर देखो तो 2025 का प्रूफ आप देख सकते हो। मैंने यहां पर जो आपके 11 पेपर से लिखे, क्योंकि इससे ज्यादा यहां पर आएगा भी नहीं, तो 11 पेपर का अगर आप वेटेज देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो है वो आप यहां पर एवरेज देखो, सॉल्यूशन का एवरेज 4.9 का आया है, 5.3 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स का भी 5.1 का यहां पर वेटेज आया। तो मोटा माटी 15 से 16 क्वेश्चंस आप यहां पर बोल सकते हो कि आपके यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। अब आप कहोगे सर 2022 से 2024 का क्या ट्रेंड रहा है? 2022 से 2024 का ट्रेंड मैं दिखा तो रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा आप इस पर ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि पहले फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब फिजिकल केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर्स बचे हैं, तो पहले और अब में पेपर के वेटेज में फर्क आ जाएगा। क्वेश्चंस ठीक है, क्वेश्चंस इसके जो पहले थे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 25 वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज अब इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेटेज बदल जाएगा। जब पहले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे तो वेटेज अलग रहेगा, और जब 3 चैप्टर्स है तो वेटेज अलग रहेंगे। तो इसलिए वेटेज के पीछे नहीं जाना है, लेकिन हम चैप्टर्स के पीछे जरूर जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्लास 11th के सिर्फ यहां पर अगर मैं बोलूं तो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है बस यहां पे, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने की नीड नहीं है। बात अलग है कि थोड़े बहुत थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स हमको जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन की भी जरूरत पड़ेगी यहां पे, जो कि आपके क्लास 11th का चैप्टर है। यहां पे उसको बिना पढ़ाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जंप करना इज लाइक इम्पॉसिबल। यहां पर मैं मोल कॉन्सेप्ट ना पढ़ाऊं तो ना मैं सॉल्यूशन पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन में मोल 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 बार बार आएगा तो नहीं पढ़ा सकता हूं। मोल यहां पर भी आएगा, यहां पर नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा आपके लिए, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन आपको ना पढ़ा दूं। तो ये 2 चैप्टर्स हमको एक्स्ट्रा यहां पर पढ़ने होते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्लास 11 का कोई भी चैप्टर अगर इस्तेमाल होगा, इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नहीं। उस चैप्टर के वो कॉन्सेप्ट जिनको हमको यहां पर यूटिलाइज करना होगा, बस वही पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही फिल्टर्ड और कंसाइज्ड वे में यहां पर। और एक बात, क्लास 11 का कोई भी चैप्टर आएगा तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ वहां पर हमको कॉन्सेप्चुअली समझना है, उसके एप्लीकेशन से बनने वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि भैया उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस यहां से आएंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको? ताकि यहां की चीजों को इजी कर सकें। ठीक है, अब आप लोग को मैं इन चैप्टर्स के अंदर की बातें बहुत बताना कोई मतलब नहीं है, इन जनरल बता दूं तो देखो भाई, सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो मेजरली सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद आते हैं, जहां से क्वेश्चंस मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सबके क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा यहां पर आप पढ़ोगे तो वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये यहां पर 3 आपके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियल नॉन आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहां पर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, और फिर लास्ट में हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी
ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट यहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। अभी मैं आपको चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक्स बता भी दूंगा तो क्या कर लोगे, ठीक है। मेजर बता रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरीके की बातें पढ़नी होंगी, एक गैल्वेनिक सेल और एक यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में आपको यहां पर मेजरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नस्ट इक्वेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब मैं यहां पर जाऊंगा तो वहां पर आपको जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली वहां पर दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वहां पर आपका कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे कैथोड और एनोड पे, और दूसरा यहां पर आपके लिए हो जाएगा कि फैराडेज लॉ से कुछ न्यूमेरिकल्स बन रहे होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं और उसको सबको पढ़ने के लिए हमको रिडॉक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक चैप्टर इसमें और बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कंडक्टेंस, चालकत्व जिसको बोलते हैं, जिसमें आप ये पढ़ोगे कंडक्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनसे बनने वाले फॉर्मूला और उनसे बनने वाले न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजों को यहां पर देखना होता है। एक यहां पर जो है वो बड़ा कंडक्टेंस चैप्टर में खोलरास लॉ आता है, वहां से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, यही सारी बातें हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो होता है वो आपके रिएक्शन की रेट को लेकर डील करता है। कोई रिएक्शन कितनी तेज है, उसका अभिक्रिया की दर क्या है, रिएक्शन की रेट क्या है, ठीक है। तो रेट के बारे में बात करेगा, रेट क्या होता है, कैसे आप रेट को निकालोगे, लिखोगे कैसे रिएक्शन के रेट को, फिर वहीं से जो है वो रिएक्शन के ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और फिर बहुत सारी बातें जो है वो एक साथ यहां पर आने लगती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है आपका, ये बहुत आसान है। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर यहां पर आपको पढ़ना होता है, आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, आपके यहां पर कोलिजन थ्योरी आ रही होती है। तो मतलब बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा खासा है, 22 से लेकर 24 का वेटेज आप देख सकते हो। मैंने इसको अलग कर दिया, क्यों अलग कर दिया, क्योंकि इसका मतलब नहीं है, क्योंकि पहले 16 चैप्टर्स हुआ करते थे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, और अब ऐसी कोई बातें जो है वो नहीं रह गई आपके सामने। आप देख सकते हो हर एक में आप देखोगे तो 15 से 16 क्वेश्चंस का वेटेज मिलेगा। जैसे यहां पर देखो 6 6 12 4 16 मिल गया, यहां पर 15 मिल गया, यहां पर आपको 5 5 10 6 16 मिल गया, तो 15-16 क्वेश्चंस के यहां पर वेटेज मिल रहे होते हैं। दूसरा यहां पर आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते ही मन में आता है बहुत कुछ रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, रटना तो पड़ता है, रटना तो हर जगह पड़ता है, बशर्ते यहां पर चीजों की अप्रोच अच्छी नहीं होती हमारी। क्यों अप्रोच अच्छी नहीं होती है, आप डायरेक्ट इन चैप्टर्स को पढ़ने जाओगे तो गड़बड़ी करोगे ना। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। यहां पर कहोगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। बेसिक जो मोटो रहेगा आपका वो रहेगा यहां से पढ़ने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने अक्सर देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें ये 1 क्या है, s क्या है, 2 क्या है। आप अक्सर क्या करोगे, जैसे ही आप आओगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बिना आप कॉन्फ़िगरेशन के आगे बढ़ नहीं सकते हो। ये डिब्बा आप भरोगे, अब ये जो डिब्बा आप यहां पर भरोगे, डिब्बे को कैसे भरना है, ये सारी बातें कहां पर सीखते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हो। तो मेरा बेसिक मोटो होगा यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी चीजें, चाहे वो सेल क्या है, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है, वो सारी बेसिक बातें आप यहां पर सीख सको। इसके बाद आपको यहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी पड़ेंगी। क्यों पढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि भैया जैसे आप डी एंड एफ ब्लॉक में आओगे, यहां पर आपको एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी। और ये सारी चीजें, इन सब का ट्रेंड पढ़ोगे कि ऐसा है, इसका ट्रेंड उधर घटेगा इधर बढ़ेगा, सब पढ़ोगे, लेकिन यही नहीं पता कि होता क्या है तो कैसे पता चलेगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद यहां पर एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली यहां पर आपको स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना होगा मुझे, क्योंकि अगर मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाया तो दोनों चैप्टर्स में गड़बड़ी करोगे। इस चैप्टर में आएगा कि इस वाले का बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या है इसकी, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पर पढ़ नहीं लेते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए मुझे यहां पर जो वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर भैया आप
बॉन्ड ही बॉन्ड तोड़ते खेलते रहोगे और आपको यही नहीं पता बॉन्ड बन कैसे रहा है तो काम नहीं चल पाएगा। मैं कह दूंगा कि नहीं भैया एसपी वाले का जो है वो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आपको समझ में नहीं आया कि मैंने बोल क्या दिया। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके कहां पर हैं, क्लास 11th के। तो मैं यहां पर बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक अलग से मैं टॉपिक ही पढ़ाता हूं। लगभग वहां पर मुझे 8 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, 6 से 8 लेक्चर की यहां पर, ठीक है। तो ऐसी चीजें यहां पर चल रही होंगी। ये 2 चैप्टर्स आपके सामने होंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको बहुत चीजें रटनी पड़ेंगी क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वही आपको फॉलो नहीं करेगा। जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो तुरंत वहां पर एक्सेप्शन आ जाएगा कि नहीं ये ऐसे नहीं होता, इसका ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा आती है। तो बहुत सारी चीजें आपको डी एंड एफ ब्लॉक की रटनी होंगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहतरीन यहां पर चैप्टर होगा। यहां पर वही है कि आप इस टाइप के कंपाउंड पहले नहीं देखे होंगे तो आप देखोगे कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके के होते हैं, उनका नाम लिखना सीखोगे, पहचानना सीखोगे, उनकी बॉन्डिंग सीखोगे, आइसोमेरिज्म सीखोगे। यही सारी बातें इस चैप्टर में यहां पर होती हैं। पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 से 24 का ट्रेंड आप देख सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट यहां पर आपके ट्रेंड यहां पर किसका इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके इसका क्या कहते हैं 2025 का ट्रेंड। लगभग आप मान के चलो 9 से 10 क्वेश्चंस यहां पर आपके जो है वो इनऑर्गेनिक से बन रहे होते हैं। प्रूफ के तौर पे मैंने आपको डेटा दे दिया, बाकी जो मैं डेटा बता रहा हूं आप खुद देख लो। इसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये सबसे बड़ा धोखा अगर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। किस तरीके का धोखा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट एप्लीकेशन यहां पर 4 चैप्टर्स में दे दिया गया और जबकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो क्लास 11th में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे भागते होंगे, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक ही पूरी तरीके से हिला डुला पड़ा हुआ है। उनको यही नहीं पता, यहां पर उनको यही इंफॉर्मेशन नहीं है कि भैया इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, या अगर नाम लिखा हुआ दे दिया है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। तो आपको अगर 50 रिएक्शन रटी भी हुई है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लास 11th में है, हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं लगभग यहां पर जो है वो 15 लेक्चर जो है वो इन्वेस्ट करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को पढ़ाने में। 15 लेक्चर 1.5 घंटे के 15 लेक्चर्स में इन्वेस्ट करता हूं, तब जाके आप बेसिक पढ़ पाओगे। यहां पर बेसिक में क्या पढ़ाना है सर आपको? बेसिक में सबसे पहले चीज मुझे यहां पर नेमिंग पढ़ानी होगी। नेमिंग 2 तरीके की आती है, एक IUPAC और एक यहां पर आपकी जो है वो कॉमन नेमिंग यहां पे, ठीक है। कहोगे ये क्या है सर? कॉमन नेमिंग, जैसे आपका स्कूल का नाम होगा मान लो रामलाल, लेकिन घर का नाम होगा सोनू, तो सोनू जो कॉमन नेम हुआ आपका वो यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम भैया आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इवन पूछता है, और आपके एनसीईआरटी में जितने दिए गए उन्हीं में से पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा यहां पे, ठीक है। IUPAC तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पाओगे ना। नाम लिख के दे देगा भैया इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो फिर कहां से चीजें हो पाएंगी, ठीक है। बाकी कॉमन नेमिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बहुत हिडन बात बताता हूं जो आपको जनरली कोई नहीं बताएगा। केमिस्ट्री में यहां पर हो क्या रहा होता है, तो यहां पर एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, एक बात जो आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, किसी भी चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया होता है, कभी देखे हो? जैसे चैप्टर की हेडिंग शुरू होगी 2.1, उससे पहले कुछ लिखा गया होगा। आप देखोगे तो सीयूईटी में कुछ नहीं तो मैं बता रहा हूं लगभग टोटल 15 से 17 क्वेश्चंस सारे चैप्टर से मिला के मैं बता रहा हूं, 15 से 17 क्वेश्चंस वहां से बनाए गए हैं। मैं सारे मिला के बता रहा हूं, सारे 2022 से 2025 के सारे पेपर्स में से। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लगभग चैप्टर से वहां पर कुछ बातें दी गई होती हैं जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो चीजें बड़ी फंसेंगी आपकी और बड़ी मुश्किल हो जाएंगी यहां पर। तो ये हो गया नेमिंग का पार्ट।
दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर करते हैं तो इसके बाद हमको पढ़ना होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये बॉन्ड क्यों टूटा, ये बॉन्ड इधर से ही क्यों टूटा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फंसाते हैं आपको, और ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस। क्या भैया, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं, जिसमें आप इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ऐसे इफेक्ट यहां पर जो है वो रेजोनेंस, ऐसे इफेक्ट यहां पर पढ़ रहे होते हो और उनके एप्लीकेशन से सारी चीजों को आप समझते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज क्यों हो रही, कैसे हो रही है, उसको समझने के लिए जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां पर तीसरा आता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। भाई रिएक्शन ही तो पढ़ना है ऑर्गेनिक में, कोई रिएक्शन चल कैसे रही है, वो रिएक्शन आखिर उसका रास्ता क्या है, उसके रास्ते को डिफाइन करना ही कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया क्रिया विधि हम लोग यहां पर बोलते हैं, उस रिएक्शन के होने की विधि जो है, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। अब यहां पर आप घबराते क्यों, क्योंकि आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, जबकि इतने आसान है। 3 ही रिएक्शन होती है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एडिशन और एक एलिमिनेशन। बहुत सिंपल सी है, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन नाम में क्लियर है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, ठीक है, नाम से ही क्लियर लग रहा होगा आपको यहां पर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। एडिशन बहुत क्लियर लग रहा है, कुछ जोड़ने की बात कर रहे हो। एलिमिनेशन मतलब कुछ निकालने की बात कर रहे हो, इतना तो आसान है। लेकिन वही होता है कि हम इसको हेक्टिक सोच लेते हैं तो वो हेक्टिक बन ही जाता है। यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत फिक्स है कि कहां से किस रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये बातें बिल्कुल फिक्स हैं, आपके CO2 में वेरी ही नहीं कर सकती हैं, ये बात श्योर है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर्स पे आएंगे। इन चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, इन चैप्टर्स में पढ़ना होगा, जैसे हेलोएल्केन है तो भैया इसको बनाओगे कैसे, ठीक है, बनाने वाली इसकी रिएक्शंस, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएगा। इसके अलावा हर एक चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है, यही पढ़ना होता है जो अभी मैंने बताया। इसके अलावा यहां पर आपको जो है वो, अगर मैं बात करूं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चीजों को देख सकते हो, अल्कोहल्स, फिनॉल्स में अगर आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, और यहां पर आप आ जाओ एमीन में, यहां पर आ जाओ, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं आपके, और आते हैं, निश्चित तौर पे आएंगे वो एसिडिक बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स अरेंज करने के लिए आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके ये, और लास्ट में एक चैप्टर आपके लिए आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, नेम्ड रिएक्शंस और कुछ ऑर्गेनिक के टेस्ट। नेम्ड रिएक्शंस आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगे, और मतलब लगभग टोटल यहां पर नेम्ड रिएक्शंस और ऑर्गेनिक टेस्ट को मिला के लगभग 40 के आसपास यहां पर आपके पड़ जाते हैं। और अगर आप उनको कर लेते हो तो आपके कई सारे क्वेश्चंस, लगभग 7-8 क्वेश्चंस तो निकल ही जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल यही मानने वाली बातचीत है यहां पे, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप कहोगे तो SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसे हम मतलब हर एक चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मैं कितने को नाम लूंगा, नाम लेकर आप क्या करोगे वो तो मैं आपको एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक का एक मैं आपको पूरा चार्ट दूंगा, और मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री को अगर हम लोग यहां पर 45 टॉपिक्स में डिवाइड कर दें, यही 45 टॉपिक्स से आपके जो हैं वो लगभग 45 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चंस कहीं से इधर उधर से बन जाएंगे आपके, लेकिन 45 टॉपिक से 45 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। मैं उन 4500 टॉपिक की लिस्ट और उनके क्वेश्चंस का वेटेज मैं सब आपके सामने लेकर आऊंगा। मैंने इस पर बेस्ड एक सीरीज भी चलाई थी 2025 में, आप जाकर देखना, रसायन शाला से, और देखना उसका कितना फायदा यहां पर बच्चों को मिला था। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें आप बेसिकली जो है वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एमिनो एसिड्स, इन सब चीजों के बारे में जो है वो न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीजों के बारे में आप यहां पर पढ़ रहे होते
है। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं, इनका वेटेज भी मैं आपको दिखा दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो लगभग 23 से 25 क्वेश्चंस का वेटेज यहां पर आपको मिलेगा। आधा पेपर जो है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हो 22 से 24 का वेटेज। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर 25 का वेटेज। लगभग 11 पेपर का देख लो आप यहां पर 4.8, 5.2, 5.1, 4.8, 4.9, मतलब आप ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस का वेटेज ले लो। वही यहां पर मैंने जैसा बोला 24 से 25 क्वेश्चंस का वेटेज यहां पर आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये रहेगी आपके पेपर की एनालिसिस यहां पे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जैसे मैचिंग वाले जानते हो ना, जो कि 2 कॉलम दिए गए थे, मैच करना होता है। मैं आपको दिखाई देता हूं, मैचिंग इसको बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सबसे आसान होते हैं और यहां पर बेसिकली दिया गया होता है ताकि आप स्कोर ज्यादा कर सको। मल्टी स्टेटमेंट यही होता है आपके केमिस्ट्री के पेपर का एक डिसाइडिंग फैक्टर कि आप टॉपर्स की लिस्ट में जाओगे, आप सिलेक्शन की लिस्ट में जाओगे, कि आप जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाओगे। यही क्वेश्चंस हैं वो। ये आपकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एज देंगे, आपको टॉपर बनने में मदद करेंगे। इनकी संख्याएं लगभग 4 से 6 होती है। ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। एवरेज यहां पर आप देखोगे मैचिंग के 5, मल्टी स्टेटमेंट के 4 से 6 क्वेश्चन। सर ये मल्टी स्टेटमेंट नहीं पहचानता मैं। देखो ऐसे कि भैया किसी चीज के बारे में बोलेगा कि 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ कौन कौन सी सही है। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेटमेंट यहां पर। या आप इसमें और भी मैं दिखा देता हूं, और 1-2 क्वेश्चंस होंगे मेरे अकॉर्डिंग यहां पर। देखो ये भी यहां पर कि which of the following statements are correct। 4 स्टेटमेंट दी गई और कौन कौन से सही आपको बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड, जिसमें आपको रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, या आपको जो है वो D&F ब्लॉक में जो है वो कोई भी बात कर सकते हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई की बातें आ सकती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ सकती है, मेटालिक कैरेक्टर, कुछ भी वहां से पूछ सकता है, जिनके लगभग 5 क्वेश्चन का एवरेज यहां पर है। मैं दिखाता हूं आपको। जैसे यहां पर देखो आया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सॉल्यूशन चैप्टर से बन गया। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के बनते हैं। ये आपको एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर बताना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं आपके। ठीक, इसके अलावा अगर बात करोगे यहां पर लगभग 5 पैसेज, 2 पैसेज आते हैं। पैसेज का बेसिक रूल होता है पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधे आपको 5 क्वेश्चंस देखने। वो आप सिंपल टाइप के कह सकते हो, सिंपल टाइप के एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है। तो यहां पर 10 क्वेश्चंस आपको पैसेज के यहां पर मिल जाएंगे। 2 पैसेज आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के 2 पैसेज। और ट्रू फॉल स्टेटमेंट पहचानने के लगभग 2-3 क्वेश्चन उसके मिल जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के। इसके अलावा जो नॉर्मल एमसीक्यू टाइप का होता है, अब लगभग 5, 4, 9, 5, 14, 10, 24, 24, 2, 26, मतलब लगभग 25-26 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के, और 25 क्वेश्चन आपको नॉर्मल एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो कि एक लाइन में क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां पर दिखा भी दिए हैं, किस तरीके के यहां पर आते हैं। ठीक है, ये देखो पैसेज इस तरीके से, इतना बड़ा पैसेज लिखा होगा और फिर इसके यहां पर 5 क्वेश्चंस यहां पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ाई शुरू करो उससे पहले कुछ बेसिक बातों का बहुत ध्यान देना। सीयूटी एग्जाम को बहुत बड़ा तोप मत मानो, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दो। इसकी स्पेलिंग आज से काट के लिख दो CUTE, क्यूट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इसको बहुत तोप नहीं मानोगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बातचीत नहीं, चिल मोड में रहना है। ठीक है, एक ही होता है जो कि बचपन से आपके बाबा दादा लोग भी ये बात समझाते आए होंगे, डेली के काम डेली पूरा करना है। रोजाना अगर आप अपनी चीजों को कंप्लीट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं, हमसे नहीं होता है, हम कहते हैं कि हमसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है, हमने इस चैप्टर को पढ़ा, मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूं। मैं लिख कर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब मुझसे भी यहां पे घर पे बैठ के क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझसे एग्जाम में भी नहीं होगा। ऐसी बातों को सोच के आप खुद को डिमोटिवेट कर देते हो, और जैसे आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे आप पढ़ नहीं पाओगे। आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सोचना कम है, पढ़ना ज्यादा है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो पढ़ने के लिए। टाइम इन्वेस्ट इसलिए मत करो कि हम सोचेंगे बहुत अच्छा, सोचो मत। ठीक है, नहीं आ रही है कोई चीज, उसको उसी समय सीख लो कि इसको ऐसे करना है। बस सोने से ज्यादा सुख और पढ़ने से ज्यादा दुख कहीं नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आप को मैं एक ही बात बोलूंगा कि
कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आप सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो, आप जो है वो सैक्रिफाइस किस चीज का, सुखों का। ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर, मैं बहुत बेसिक बात में बोलता हूं कि अगर आप लोग यहां पर पढ़ाई नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई नहीं भी करोगे तब भी अच्छा खासा जियोगे, खाओगे। लेकिन आप अगर चूज किए हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्जाम देना है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छी जगह पे पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेहनत करना। और मेहनत आप क्यों कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो उसका रीजन पता हो, और वो रीजन आप जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपका के रखो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रखो, ताकि वो चीज बार बार आपके आंखों के सामने आए। अपने आप को जज मत करना, अपने आप को जितना नीचा दिखाओगे उतना ही बुरा परफॉर्म करोगे। एक्स्ट्रा एज स्ट्रेटजी, थोड़ा बहुत अगर टॉपर बनना चाहते हो तो वो वाली स्ट्रेटजी। पहली बात तो ये मत मानना कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी चीज ही पूछ लेगा ना, वही आपका नुकसान करा देगा। हर एक क्वेश्चन 5 ही नंबर का आता है, इस बात को याद रखिएगा। यहां पर क्लास 11th रीढ़ की हड्डी मैंने प्रूफ कर दिया। मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा फोकस करके चलिएगा। इसीलिए हमने जो है वो अपने जो हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, जो हमारे पास मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम आपको जो है वो हमारी जो ई बुक है उसमें आपको जो है वो हम लोग लेवल 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 लेवल में एक्सरसाइज डिवाइड कर दिया हमने। लेवल 1 में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, लेवल 2 में आपको सिर्फ जो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मल्टी स्टेटमेंट, मैचिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर या ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चंस हम वहां पर कलेक्ट करके एक जगह पे रख देंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको। और लेवल 3 में आपके पीवाईक्यूज होंगे। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको टेस्ट देना होगा। हर एक चैप्टर के एंड पे आपको एक चैप्टर टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो है वो एक बेहतर प्रैक्टिस कर सको। ताकि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अभी से अगर करोगे तो मई तक आप इतने अभ्यस्त हो चुके होंगे, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। बहुत टफ आएगा पेपर, यही मानकर चलिएगा। डिफिकल्टी लेवल हर साल यहां पर बढ़ती जा रही है, तो यही मानो कि अगली साल आपके डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ेगी। यहां पे रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स यहां पर होने चाहिए। आप जब पूरे चैप्टर को पढ़ लो, भले आपकी फुल नोट्स 50-55 पेज की बनी हो, लेकिन एट द एंड आपके पास जो है वो 2 पेज की यहां पर एक शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जिसको बोलेंगे एक तरीके से समरी, ताकि उसको आप वीकली कम से कम एक बार रिवाइज कर सको। तो हर वीक में रिवाइज करोगे, अगर कोई चीज आपको मिस हो रही होगी तो फुल नोट से उस चीज को देख लोगे। लेकिन फुल नोट्स हर वीक रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, आप थक जाओगे। ऐसा होगा ना कि आपको लगेगा यार ये मैं करूंगा तो मैं, मतलब वैसा आपको फील आएगा ना कि बोरिंग टाइप का लगेगा, और फिर आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा उन सब चीजों के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है कि भैया ठीक है तैयारी करनी है, तैयारी किस तरीके से करें। क्या हमारा यहां पर जो जैसे तो ना कि एक सब्जी बनानी है, तो सब्जी के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है आपको पता होता है, और उनको आप डाल के सब्जी बना लोगे, ठीक है। उसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स पता होनी चाहिए आपकी तैयारी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, 2 ही चीजें चाहिए, एक थ्योरी और सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी कहां से आप करोगे, तो देखो थ्योरी के लिए आपके पास फुल थ्योरी नोट्स होनी चाहिए, कंप्लीट वाली नोट्स। वो नहीं होगी जिसमें हर एक छोटी बात का एक्सप्लेनेशन लिखा हो, नहीं तो फिर आप लास्ट टाइम पे खुद को मैनेज नहीं कर पाओगे। जब लास्ट महीने में आओगे रिवीजन के, तब आप ऐसा होगा ना कि डिसअरेंज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज को रिवाइज करना है, किस चीज को नहीं करना है। तो फुल थ्योरी नोट्स यहां पर आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे, वो होने चाहिए। उसके बाद यहां पर आपके पास शॉर्ट नोट, समरी या फॉर्मूला सीट, ताकि आप जो है वो लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। और ये सारी चीजें उमंग बैच में मटेरियल में आपको मिल रही होंगी, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, आपको अपने हाथों से लिखना है, लेकिन उसको डिजाइन करके सारी चीजें देना वो हमारा काम होगा। फिर बात आती है कि चलो थ्योरी हो गया, क्वेश्चन कहां से करें। तो क्वेश्चन में सबसे पहली बात आती है कुछ नए क्वेश्चंस हम करें, कुछ पुराने क्वेश्चंस को करें, पीवाईक्यूज करें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करें। इसका क्या मतलब हुआ। अब पहली चीज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कुछ तो नए क्वेश्चंस जो कि हम लोग करवाएंगे ही अपनी तरफ से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, 22 से लेकर 25 तक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि किसी भी चैप्टर का कोई कोना नहीं बचा है जहां से क्वेश्चंस नहीं बने। अगर आप पीवाईक्यूज भी कर लेते हो ना, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है।
मोर देन सफिशिएंट है, सिर्फ PYQs। लेकिन PYQs करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं अलग वीडियो में उसके बारे में जिक्र करूंगा। लेकिन इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहेगा, इसीलिए हमने जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बना दिया। लेवल 1 में आपको हम टॉपिक वाइज नए क्वेश्चंस दे देंगे, लेवल 2 में आपको हम जो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम प्रोवाइड करा देंगे, और PYQs लेवल 3 में आपको मिल जाएंगे। सारी कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। इवैल्यूएशन की अगर हम बातचीत करें, अब जब आपने पढ़ लिया तो खुद को इवैल्यूएट करना जरूरी कि आपने कितना सीखा और आप क्या विद इन टाइम फ्रेम जो है वो चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको एग्जैक्ट CUT पैटर्न का टेस्ट आपको मिलना चाहिए। हम आपको हर एक चैप्टर का जो है वो एग्जैक्ट CUT के पैटर्न पे 60 मिनट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो चैप्टर खत्म करो, तुरंत प्रैक्टिस करो। हर एक महीने पे एक मंथली टेस्ट होगा आपका, हर 28वें दिन पे, ताकि आप वहां पर जो है वो समय समय पर हर एक महीने पे अपने आप के चीजों को जो है वो अच्छे से रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको। यहां पे एग्जाम के प्रेशर में अक्सर चीजें हम अच्छे और जल्दी रिवाइज करते हैं यहां पर। तो मंथली टेस्ट 25-30 दिन पे अपने हर एक चैप्टर को जो है वो टेस्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, टेस्ट करते रहिए, रिवीजन। अब इसके बाद जब आप खुद को इवैल्यूएट कर लोगे, मान लो आपने अगस्त महीने में सोल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने मई के महीने में, तो अभी से लेकर मई के महीने तक की जो चीजें हैं वो कैसे याद रह पाएंगी, उसके लिए बार बार करना होगा रिवीजन। बार बार रिवीजन करोगे, चीजें रिकॉल होंगी और रिटेन जो होंगी वो आपकी अच्छे से होने लगेंगे। तो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे आपके रिवीजन यहां पर होने चाहिए। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, वो इतने देर से मैं आपको यही सब कुछ सारी चीजें बताया। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा, पहले मान लो कि पहला ही टॉपिक आया, मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, उससे बनने वाला क्वेश्चन PYQ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सब उसी से मैं करवा दूंगा। चैप्टर के एंड पे आप क्वेश्चन नहीं करोगे, चैप्टर के टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन करते चलोगे। ठीक है, तो ये एक मेरा पैटर्न होगा और मैं चीजों को बार बार आपको रिकॉल कराऊंगा। कोई नई क्लास शुरू करने से पहले पुरानी क्लास की चीजों का 2-3 मिनट 5 मिनट में रिकैप करवा दूंगा। आपके पढ़ने का तरीका, जैसी जो चीजें मैं बता रहा हूं डेली बेसिस पे उसको फॉलो करो। आप बस इतना ध्यान देना कि आपको दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि मई महीने में पेपर है, तो अप्रैल महीने में रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए आपकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब तैयार होनी चाहिए। अगर आप लिखते नहीं हो तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर पाओगे, ये कहिए बात मैं लिख कर कहीं दे दूं। तो लिखना है आपको हमेशा, और याद रखिएगा आपके पढ़ने के तरीके में अपने आप को डेली बेसिस पे इस बात से जज करिएगा, इवैल्यूएट करिएगा कि जो चीजें मैंने दिन भर पढ़ी हैं क्या वो मुझे रिकॉल है, मेरे दिमाग में है। रात में सोने से पहले बंद करो अपनी सारी कॉपी किताब और अपने दिमाग में एक मैप बनाओ, जो आपने पढ़ा, सुबह से शुरू किया था और शाम तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार रिकॉल करो। आप देखना शुरुआती दिनों में आप कुछ रिकॉल नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एक बार में बैठो तो सिर्फ 25 मिनट पढ़ो, अभी सिर्फ 25 मिनट, और अगले 5 मिनट में जितना आपने पढ़ा है 25 मिनट में उसको लिखो, रफली लैंग्वेज में, लेकिन उसको लिखो। ये प्रैक्टिस करने से आपको मैक्सिमम चीजें रिटेन होंगी। नहीं तो आप यही कहोगे सर पढ़े सब कुछ लेकिन सब भूल गए, और फिर इन सब चीजों का कोई भी न एक्सक्यूज माना जाएगा, और एट लास्ट अगर रिजल्ट खराब हो गया तो फिर चीजें जो है वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो यही ओवरऑल बातचीत थी। बाकी तो ऐसा तो नहीं है कि एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, संभव नहीं है। तो हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे, चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को मजबूत करिए ताकि आप जो है वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कॉलेज में जो है वो पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।